नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। 15 जुलाई 2023 के इकोनॉमिक टाइम्स के एनालिसिस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज कुछ दिन के बाद न्यूज़ आ रहा है मतलब एनालिसिस आ रहा है। इसका रीज़न दोस्तों यही है कि मैं ट्रैवलिंग में काफ़ी था और अभी तो फ़िलहाल मैंने अपना सिटी भी चेंज कर लिया। मैं गुड़गांव से बॉम्बे शिफ्ट हो गया हूँ फॉर द जॉब। तो अब मैं बॉम्बे में रहूँगा और मैंने ट्यूसडे तक का वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुका है। तो वेंसडे थर्सडे फ्राइडे बचेगा ये वीडियो के बाद, मतलब सैटरडे के बाद। तो आप उस चीज़ से टेंशन मत लीजिए। आप अपना वीडियोस जो भी अपलोड होते जा रहा है वो देखते रहिए। आई नो आपको थोड़ा सीक्वेंस में लग रहा होगा कि भाई सीक्वेंस में पहले हम वेंसडे का देखेंगे फिर हम सैटरडे का देखेंगे। वो आप अपनी तरफ से कर लीजिए, बट मैं आपको ये चीज़ अश्योर करूँगा कि भाई आपका एनालिसिस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर सैटरडे में कोई न्यूज़ कवर कर रहा हूँ, अगर वेंसडे में वो न्यूज़ नहीं कवर किया था तो मैं उसको डिटेल में कवर करूँगा और वेंसडे के पेपर में भी मैं उस न्यूज़ को डिटेल में कवर करूँगा। ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैंने आपको पहले कवर कर दिया था सैटरडे को, जैसे कि मैं हमेशा करता हूँ। तो यही रीज़न है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। पहला तो ये कि फ्यूल्ड बाय फॉरेन मनी दलाल स्ट्रीट इंडाइसेस हेड फॉर स्ट्रेटोस्फियर। देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ थोड़ा ह्यूमर के साथ लिखा हुआ है कि दलाल स्ट्रीट में अभी काफ़ी ज़्यादा फॉरेन का जो आउटफ्लो इनफ्लो देखने को मिला है। ये जो फॉरेन मनी होता है ना दोस्तों, इसे हम बोलते हैं हॉट मनी। हॉट मनी का मतलब क्या होता है कि भाई अ, ऐसे मनी जो कि सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन के लिए इंडियन मार्केट में आए एंड ये मनी काफ़ी हद तक मार्केट को वोलेटाइल कर देती है। अगर आप देखोगे पिछले कुछ वीक का, तो कोई सारे जो आपके जो स्टॉक्स है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया और कई सारे ने बहुत ख़राब परफॉर्म किया। और अभी ये जो बूस्ट मिला है इंडियन इंडाइसेस को, वो सिर्फ फॉरेन मनी के कारण ज़्यादा मिला है। अब फॉरेन मनी के कारण जो इतना जो बूस्ट मिला है, ये अभी शॉर्ट टर्म के लिए, अगर मान लीजिए अभी ये इनको लगता है कि भाई कोई और इमर्जिंग मार्केट और अच्छे रिटर्न दे सकता है, ये सब के सब अलग मतलब तुरंत चल जाएंगे। तो ये इसी इसी टर्म का मतलब है हॉट मनी। हॉट मनी इज द मनी विच कम्स इनटू द इकोनॉमी जस्ट फॉर अ टेम्पररी गेन। ठीक है, तो इससे बच के रहना चाहिए, ऐसा इकोनॉमिस्ट का कहना है। और इंडियन गवर्नमेंट ने जैसे टैक्सेस इंपोज किया है, जैसे अगर आप मान लो, जो एक एग्जांपल बोलता है आपको, सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ टैक्स दैट इज मेड टू कर्व द हॉट मनी। ठीक है, कि भाई बंदा अगर आज इन्वेस्ट कर रहा है और उसको कुछ % रिटर्न देना पड़ रहा है, पॉइंट, हालांकि परसेंटेज बहुत कम है। सपोज मान लीजिए एक एस का परसेंटेज 1% से काफ़ी कम होता है, बट मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ, 1% है। तो बंदा अगर रिटर्न जब तक 2-3% नहीं कमाएगा या 5% नहीं कमाएगा, वो जाएगा नहीं कोई भी इन्वेस्टर, क्योंकि उनको ये लगेगा भाई 1% तो हमें टैक्स ही पे करना पड़ जाएगा, और वो भी बाइंग में भी सेलिंग में भी। तो इसके कारण उनको ये लगता है कि भाई थोड़ा पैसा कमा के, तो गवर्नमेंट हैज़ टेकन वेरियस इनिशिएटिव्स टू कर्व द हॉट मनी। तो कर्व द आउटफ्लो ऑफ हॉट मनी, नॉट द इनफ्लो ऑब्वियसली। तो अब ये चीज़ है। अब सेकंड चीज़ रीज़न ये बोल रहे हैं क्योंकि डॉलर वीक होते जा रहा है। देखिए, डॉलर वीक हो रहा है मतलब यूएस का इकोनॉमी थोड़ा वीक होते जा रहा है, रिसेशन की तरफ हेड कर रहा है। तो अभी इन्वेस्टर्स अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढ रहे हैं अलग अलग इमर्जिंग मार्केट्स में। तो उसमें से इंडिया तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करता ही है, आप सभी को पता है। तो अमंग्स द इमर्जिंग मार्केट्स इंडिया इज़ वन ऑफ द टॉप परफॉर्मेंस। तो इसमें इन लोग अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं, एफ वगैरह। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज मोर सीक मोर क्लैरिटी ऑन जीएसटी। देखिए हो क्या रहा है, ऑनलाइन कंपनीज की अभी तो मतलब जैसे बोलते हैं ना, उनकी बहुत ही फाइनेंशियली उनको एक बहुत बड़ा धक्का लगा है। मतलब बिजनेस ऑपरेशंस वाइज मैं बोलूँगा काफ़ी धक्का लगा है, क्योंकि 28% जीएसटी एप्लीकेबल करा दिया गया है इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। अभी जो 28% है दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म फीस के ऊपर नहीं है, ये आपके अमाउंट के ऊपर है। सपोज मान लीजिए आप अगर 100 रुपीज़ अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने गेमिंग प्लेटफॉर्म पे, तो आपको 28% तो स्ट्रेट अवे आपको जीएसटी पे करना पड़ जाएगा। फिर आप जो विनिंग पे करोगे, विनिंग अमाउंट का रहेगा उनका आपको टीडीएस कट के मिलेगा। प्लस अगर आप मान लो एक प्लेटफॉर्म में अगर आप मान लीजिए 1,000 रुपये जीतते हैं और उसी 1,000 रुपये को वापस से री इन्वेस्ट करते हैं, तो उस पर भी जीएसटी लगेगा। इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं आया, इसी पे क्लैरिफिकेशन इंडस्ट्रीज़ मांग रही है। फिर इंडस्ट्रीज़ का ये कहना है कि भाई अगर आप ऐसे ऐसे करोगे, मतलब ऐसे ऐसे टैक्स लेके आओगे, तो इससे बड़ी कंपनीज जिनको प्रॉफिट का अच्छा कुशन मिल जाता है वो तो फिर भी सर्वाइव कर जाएगी, बट छोटे कंपनी से वो जल्दी मतलब शट डाउन हो जाएंगे। तो जीएसटी डिपार्टमेंट से इस चीज़ को काफ़ी रिक्वेस्ट किया गया है कि भाई आप थोड़ा सा इस चीज़ को कंसिडर करिए। फिर उसमें एक टर्म है वेजरिंग का। देखिए वेजरिंग क्या होता है कि आप अंधाधुंध पैसा लगा रहे हो। सपोज मान लो आप हॉर्स रेडिंग में, हॉर्स रेसिंग में पैसा लगा रहे हो, तो आपको ये चीज़ का आउटकम ना आपके कंट्रोल में है, ना किसी को प्रेडिक्टेबल है। ठीक है, तो ये आपका गेम ऑफ स्किल नहीं है।
ठीक है, ये आपका गेम ऑफ चांस है एंड दैट इज़ एनीवे 100% लक। तो आप जिस इतने लक पे जब आप खेलते हो दैट इज़ वेजरिंग। तो जीएसटी जो कंपनीज है उनका ये कहना है कि भाई जीएसटी अथॉरिटीज़ हो सकता है वेजरिंग में 28% फिर भी लगा दें, बट हमें ना लगाए क्योंकि हमारा गेम ऑफ स्किल है। स्पेशली अगर ये सब चीज़ें फ़ायदा किसको होगा, जैसे ड्रीम 11 प्लेटफॉर्म वगैरह को फ़ायदा होगा कि भाई उन पे 18% एप्लीकेबल हो जाएगा अगर गवर्नमेंट वेजरिंग टर्म इंक्लूड कर देती है तो, बट हालांकि अभी तक कोई इंक्लूजन किया नहीं गया है। फिर उसके बाद ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स का ये भी कहना है कि भाई अगर इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स लेके आओगे, इस टाइप के लॉज लेके आओगे, तो इससे सबसे बड़ा फ़ायदा इलीगल प्लेटफॉर्म्स को होगा जो कि इलीगली ये सब गेमिंग वगैरह करा रहे हैं। क्योंकि कोई भी आदमी जो है अपना टैक्स, टीसीएस ये सब बचाना चाहेगा, मतलब टैक्स और टीडीएस ये सब बचाना चाहेगा। तो अगर आप ऐसा करते हो तो उस इलीगल प्लेटफॉर्म को काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, कंपनीज प्लानिंग आईपीओ टोल्ड टू ड्रॉप डायरेक्टर नॉमिनेशन राइट्स। देखिए ये न्यूज़ क्या है दोस्तों कि कंपनीज जो आईपीओ लेके आ रही है उनको एक राइट, उनसे एक तो पहले बात ना सारे राइट ले लिए जाते हैं कि भाई आप अपना ऑडिटर अपॉइंट करोगे। ये सब जो है वो कौन अपॉइंट करेगा, बाद में शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। तो हालांकि कंपनीज पहले अपॉइंट कर देती है बट शेयर होल्डर्स उसको रेटिफाई करते हैं। तो ऐसी क्या है कि भाई डायरेक्टर का जो अपॉइंटमेंट है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट है, जितने शेयर होल्डर्स मिलकर अपॉइंट करेंगे उससे +1 कौन अपॉइंट करेगा, जो कंपनी के प्रमोटर्स है। तो अब ये प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि भाई कंपनीज बोल रही है, सॉरी सेबी बोल रही है कि इससे क्या हो रहा है कि हमारा गवर्नेंस का एक इशू जा रहा है कि भाई अगर प्रमोटर्स या जिसका 8% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है अगर वो अपॉइंट कर रही है, मतलब मान लो अगर 10 डायरेक्टर है तो 4 ये करेंगे कौन, शेयर होल्डर्स, और शेयर होल्डर से एक ज़्यादा वो अपॉइंट करेंगे, मतलब प्रमोटर्स अपॉइंट करेंगे, या 8% से ज़्यादा जिनका शेयर होल्डिंग है। तो ऐसे करके मतलब ये 4 और 6 में तो जमा नहीं, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि एक तो ज़्यादा प्रमोटर्स ही अपॉइंट करेंगे, ऐसा है। तो इसमें एक ज़्यादा का फ़ायदा क्या होगा कि भाई एक ज़्यादा का फ़ायदा ये होगा कि भाई अगर कोई डिसीजन लिया जा रहा है बोर्ड में तो आप, क्योंकि आपका एक डायरेक्टर ज़्यादा है तो आपके फेवर में डिसीजन आ जाएगा। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। आप इसी एग्जांपल को 10 से रिप्लेस कर दीजिए 11 को, तो इसका मतलब शेयर होल्डर अगर 5 करेंगे तो ये जो डायरेक्टर्स है वो 6 करेंगे, मतलब जो प्रमोटर्स है जिनका 8% से ज़्यादा होल्डिंग है तो वो 6 करेंगे। तो सेबी कह रहा है नहीं, इससे गवर्नेंस इशू आ सकता है। अभी इनफैक्ट हाल फिलहाल में एक आईपीओ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड का, उसमें उन्होंने पहले जब ड्राफ्ट रेड हेयरिंग प्रोस्पेक्टस फाइल किया था तो उन्होंने ये चीज़ बोला था कि भाई हमारे जितने भी जो डायरेक्टर्स है उसमें 9% से ज़्यादा अगर किसी का होल्डिंग है, सॉरी मैं 8% बोल रहा था, 9% है, 9% से ज़्यादा अगर किसी पर्टिकुलर शेयर होल्डर का होल्डिंग है तो वो लोग को एक राइट मिल जाता है कि भाई वो लोग एक डायरेक्टर ज़्यादा अपॉइंट करेंगे एज कम्पेयर टू शेयर होल्डर्स। तो अब इसमें क्या हो रहा था कि अब ये लोग ने जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन जब फाइल किया अभी लिस्टिंग के बाद, मतलब फ्राइडे को उनका क्लोज हुआ आईपीओ ऑफरिंग, तो जब इन्होंने आईपीओ ऑफरिंग के लिए जब आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन फाइल किया उसमें ये पॉइंट को उड़ा दिया गया था। मतलब सेबी के कहने पे ये पॉइंट को फर्स्ट टाइम इंडियन मार्केट में ये चीज़ ओमिट कर दिया गया था। कौन सा, कि भाई डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट का राइट उन शेयर होल्डर के पास रहेगा जिनका 9% से ज़्यादा शेयर होल्डिंग है। ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा अमेंडमेंट मैं बोलूँगा गवर्नेंस रिलेटेड। तो अगर आपको गवर्नेंस रिलेटेड कोई पॉइंट कोट करना है कि भाई सेबी इस चीज़ में क्या रेगुलेट करी, तो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट पॉइंट यू कैन कोट, बिकॉज ये पॉइंट शायद ही कि कोई कोट करेगा। सब ऊपर ऊपर से करेंगे कि भाई हाँ सेबी रेगुलेट कर रहा है, सेबी टाइम टू टाइम अप्रूवल देता रहता है या चेक करता रहता है, नोटिस भेजता रहता है, ये चीज़ नहीं। बट अगर आप फैक्ट के साथ, एग्जाम्पल के साथ अगर ये चीज़ बोलोगे और उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का एग्जाम्पल देकर बोलोगे दैट वाज द फर्स्ट कंपनी, आई एम श्योर आपको ये सब चीज़ में नंबर ज़्यादा में ही मिलेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, टोमेटो प्राइसेस फॉल बट सोरिंग वेजीज आर फूड बजट। देखिए टोमेटो के तो प्राइसेस फॉल हो चुके हैं, 80 से 100 रुपये के बीच में आ गया टोमेटो, बट जो बाकी वेजिटेबल्स है जैसे कि लेडी फिंगर हो गया, कैप्सिकम हो गया, फिर उसके बाद बॉटल गॉर्ड हो गया, ये सब जो वेजिटेबल्स है ये सब काफ़ी ज़्यादा महंगे बिक रहे हैं अभी भी। तो इसके कारण क्या, फूड का जो बजट है वो अभी भी हिला हुआ है हाउस होल्ड्स का। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, इट्स रेनिंग सोप्स फॉर डिलीवरी वर्कर्स गोइंग द एक्स्ट्रा माइल। देखिए अभी आपको पता है कि भाई दिल्ली और कुछ हद तक मुंबई वगैरह में भी बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, ठीक है।
एंड इससे वाटर लॉगिंग वगैरह हो जा रहा है, लोग अवॉइड करें कि हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो अब ये सब केस में क्या हो जाता है कि डिलीवरी एजेंट्स जो है हमारे, जो स्विगी के गिग वर्कर्स हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनफैक्ट मैं ये बोल सकता हूँ कि एक छोटे स्केल में, सिर्फ छोटे स्केल में अगर बोला जाए, तो वो लोग सेम इक्विवेलेंट रोल प्ले कर रहे हैं जो कि कोविड के टाइम में डॉक्टर्स प्ले कर रहे थे। मैं एक एनालॉजी ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि आज अगर गिग वर्कर्स नहीं होंगे ना दिल्ली में, तो कई सारे लोग जो है, जो कि बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, उनके लिए मजबूरी है, वो नहीं निकल पा रहे, वो उन तक भी सामान नहीं पहुंचा पाते हैं। तो मैं ये बोल रहा हूँ बहुत छोटे स्केल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे, भले एक सिटी के लिए सही, बट वो एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करे। तो ऑब्वियसली ये जो गिग वर्कर्स वगैरह को जो सपोर्ट करने के लिए, जो इनके जो मतलब जिस प्लेटफॉर्म में के लिए काम करते हैं, स्विगी जोमेटो वगैरह, ये काफ़ी हद तक इनको सपोर्ट कर रहे हैं कि भाई आप जो है इंसेंटिव लीजिए, आप जाइए, आप बाहर जाइए। तो ये एक छोटा सा बस न्यूज़ था। फिर उसके बाद मोदी मैक्रोन टॉक रफेल सब्स। देखिए, आपको पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का जो है विज़िट था इनका फ्रांस में। तो फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, इनके साथ जो विज़िट है, इस पे इन्होंने कई सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन हुआ इस विज़िट में, जैसे कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, जॉइंट स्टेटमेंट ऑन 25th एनिवर्सरी ऑफ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन फ्रांस एंड इंडिया टुवर्ड्स द सेंचुरी ऑफ इंडो फ्रेंच रिलेशंस अडॉप्टेड। इसमें क्या क्या चीज़ है मैं आपको बता देता हूँ। एक तो डिफेंस के बारे में 36 रफेल्स जो देगा, और स्कॉर्पियन प्रोग्राम्स के अंदर जो सबमरीन्स जो इंडिया को देगा फ्रांस। फिर उसके बाद स्पेस वगैरह के जो, जैसा हमारा इसरो है वहाँ पे CNES है, ऑन रीयूजेबल लॉन्चर्स जॉइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इन प्रोटेक्शन ऑफ इंडो फ्रेंच सैटेलाइट। देखिए, रीयूजेबल क्या होता है कि भाई जब कोई, जैसे अगर आप सैटेलाइट लॉन्च करते हो, तो सैटेलाइट एज इट इज़ जो लॉन्च कराता है, उनका जो लॉन्चर है, वो अर्थ के, मतलब इंडिया ने क्या सारे स्पेस जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है वगैरह है, वो लोग डेवलप कर रहे हैं ऐसा जो टेक्नोलॉजी, जो कि इफ़ेक्टिवली लॉन्च करने के बाद वापस आ जाए, सैटेलाइट को जो लॉन्च किया है व्हीकल, वो उसको लॉन्च करने के बाद वापस आ जाए अर्थ में, सो दैट वो रीयूज़ हो पाए दूसरे सैटेलाइट्स के लिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई दूसरे सैटेलाइट के हम वापस से वो चीज़ करा रहे हैं। इससे बेनिफिट्स क्या होगा, एक तो देखिए ह्यूज कॉस्ट होगा। सेकंड चीज़ क्या होगा कि डेब्रिस जो स्पेस में जो फैल जाते हैं, अगर मान लीजिए रीयूज जो, मतलब जो व्हीकल जो लॉन्च कराने में जो मदद करते हैं, अगर वो डेब्रिस फैल जाते हैं ब्लास्ट होने के बाद स्पेस में, तो वो फिर घूमते ही रहते हैं, क्योंकि देखिए उनको बर्न करने के लिए या उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कुछ रहेगा तो नहीं, अगर करेंगे भी तो और छोटे छोटे पार्टिकल्स में डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे। इसका मतलब जो आप कोई दूसरे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे तो हो सकता है उससे टकरा जाए। तो कई सारे रीजन्स है। तो रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल जो है वो काफ़ी एक बेनिफिशियल रहेगा। फिर उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी, जैतापुर प्लांट में जो न्यूक्लियर एनर्जी, उसके बारे में थोड़ा सा एडवांसमेंट होगा। उसके जो जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स है, वो सब मॉड्यूलर रिएक्टर्स को जो सप्लाई के बारे में बात हुआ है। फिर उसके बाद इंडो पैसिफिक इंडो फ्रेंच डेवलपमेंट फंड फॉर द थर्ड कंट्रीज ऑफ जॉइंट फाइनेंसिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, मतलब कोई थर्ड कंट्री यानी कि जो थोड़ा सा पुअर कंट्री है उसके लिए डेवलपमेंट करने के लिए जो फंडिंग करेंगे। क्रिटिकल टेक्नोलॉजी कोऑपरेशन ऑन सेमी कंप्यूटिंग, सुपर कंप्यूटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, AI, क्वांटम कंप्यूटिंग, एटॉस, और इसको एटॉस एंड मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज डील फॉर सुपर कंप्यूटर्स वर्थ ₹920 करोड़। एटॉस क्या है दोस्तों? एटॉस एक डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन कंपनी है, तो उसके साथ मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने डील किया है। ये फ्रांस बेस्ड नहीं है, ये EU बेस्ड है, मतलब फ्रांस पूरी EU में सप्लाई करता है, ऐसा कंपनी है। फिर उसके बाद फाइनेंसिंग एनर्जी ट्रांजिशन, 923 करोड़ फॉर फ्रेंच डेवलपमेंट, फाइनेंसिंग फ्रॉम फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी फॉर सेकेंड फेज ऑफ इंडियाज सिटीज 2.0 प्रोग्राम। सिटीज 2.0 क्या है दोस्तों? सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन। ये 2.0 प्रोग्राम है। ये किसके अंदर है? ये सेकंड फेज है प्रोग्राम का, और ये किसके अंदर है? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर है। इस प्रोग्राम के अंदर होता क्या है दोस्तों? कुछ नहीं, जो वेस्ट डेवलपमेंट, वेस्ट रिसाइकलिंग, ये सब के जो प्रोजेक्ट्स है, उसको थोड़ा सा फंडिंग मिल जाता है ये सब प्रोग्राम्स के अंदर। और जैसे कि मान लीजिए क्लाइमेट ओरिएंटेड कुछ एक्शंस रहेगा स्टेट लेवल पे या नेशनल लेवल पे या इंस्टीट्यूशनल लेवल पे, तो वो सबको फाइनेंसिंग मिल जाएगा। फिर एक डिकार्बोनाइज हाइड्रोजन पार्टनरशिप बिटवीन L&T and McFly on manufacturing electrolyzers in India. Last है consular network, a consulate general of India in Marseille and a bureau France in हैदराबाद। ठीक है। फिर उसके बाद प्राइम मिनिस्टर गेट्स फ्रांस हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड
देखिए, प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था, हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट किया गया था बेस्टाइल डे में। बेस्टाइल डे क्या था? जुलाई 14 1789। इसमें क्या हुआ था कि जो प्रिजनर्स है ना, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के, इन्होंने प्रिजन को तोड़ के, मतलब उन्होंने रिवॉल्यूशन के लिए मतलब प्रिजन को तोड़ के भागे थे। तो इस डे को सेलिब्रेट किया जाता है बेस्टाइल डे। और इस पे जैसे हमारे रिपब्लिक डे में इनवाइट किया जाता है अलग अलग डेलीगेट्स को, इधर बेस्टाइल डे में इनवाइट किया जाता है। तो अभी फ्रांस ने इंडिया को इनवाइट किया, आप देख सकते हैं क्या रीजंस है ऊपर, जैसे मैंने आपको बताया। और इसमें इंडिया को प्राइम मिनिस्टर मोदी को इन्होंने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भी के साथ भी सम्मानित किया। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, देखिए थोड़ा पॉलिटिकल है, बट मैं ये दोनों न्यूज़ महाराष्ट्र से रिलेटेड है, थोड़ा डिस्कस करना चाहूँगा। एज एन की एक डेवलपमेंट है, मतलब अच्छा डेवलपमेंट है। पहला तो एक डेवलपमेंट है, अजीत पवार गेट्स फाइनेंस, शिंदे कैंप्स अनहैप्पी। देखिए, अजीत पवार जो है हमारे डिप्यूटी सीएम बन गए महाराष्ट्र के वापस से एज एन इन्होंने बीच में और एक बार भी लिया था ये पद, फिर थोड़े ही टाइम के लिए लिया था, कुछ घंटों के लिए लिया था, एंड वापस से छोड़ के फिर ये रिज़ाइन कर दिए थे जब वो बीजेपी के साथ अलायंस बना था वगैरह वगैरह। आई होप आपको याद होगा वो। फिर उसके बाद वापस से इन्होंने अभी ज्वाइन कर लिया शिंदे कैंप, और इन्होंने ये उद्धव ठाकरे कैंप को छोड़ के शिंदे कैंप वापस से ज्वाइन कर लिया। और एनसीपी को अब ये कह रहे हैं मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। एनसीपी की तरफ से क्या एक आया है वो बैकिंग, वो तो देखिए बात की बात है, बट अब वो कह रहे हैं मैं एनसीपी को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, कुछ एमएलएस भी उनके साथ है। अब उनको डिप्यूटी सीएम के साथ साथ उनको फाइनेंस का पोर्टफोलियो मिल गया। देखिए, फाइनेंस का पोर्टफोलियो सारी जो मिनिस्टर्स है वो लेना चाहेंगे, तो ऑब्वियसली जो शिंदे कैंप है वो थोड़े अनहैप्पी इस डिसीजन से। देखते हैं आगे क्या होता है, क्या वापस इनका अलायंस टूटता है ना क्या होता है। काफ़ी अनस्टेबिलिटी फैल रखा है अभी महाराष्ट्र के पॉलिटिक्स में। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट नोटिस टू स्पीकर ऑन उद्धव ठाकरे प्ली। ये मैं न्यूज़ इसलिए डिस्कस करना चाहता था दोस्तों। देखिए, होता क्या है, अगर कोई भी एमएलए डिफॉल्ट करता है तो उसको एंटी डिफेक्शन एक्ट के अंदर जो है स्पीकर जो है उनके ऊपर फाइनल डिसीजन रहता है कि भाई एंटी डिफेक्शन एक्ट के अंदर उनको डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। अब स्पीकर के पास जो रहता है वो रीजनेबल टाइम रहता है डिस्क्वालीफाई करने के लिए। प्रॉब्लम ये है कि दोस्तों रीजनेबल टाइम को डिफाइन नहीं किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में या हमारे एक्ट में। तो अब क्या है, जब जब शिंदे कैंप के एमएलएस ने इसको एंटी डिफेक्शन की तरफ से लेके जब ये लोग गए और बीजेपी के साथ इन्होंने अलायंस कर लिया, तो उद्धव ठाकरे कैंप ने बोला कि भाई इनको एंटी डिफेक्शन के अंदर वो किया जाए, मतलब डिस्क्वालीफाई किया जाए, और उधर जो इनके बीच जितने भी सीट्स हैं उन पर री इलेक्शन वापस से किया जाए। तो अब इन्होंने स्पीकर के ऊपर छोड़ दिया। अब स्पीकर जो है वो डिसीजन ले नहीं रहा है। फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने ये चीज़ बोला कि भाई आप जो है रीजनेबल टाइम के अंदर डिसीजन लेके बोलिए। वापस से स्पीकर ने कोई डिसीजन नहीं लिया, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ने वापस से अब नोटिस भेजा कि भाई क्या बात है, तुम्हारा रीजनेबल टाइम मतलब कितना होता है, नेक्स्ट इलेक्शन तक तुम्हारा वेट करने का इरादा है क्या? तो इसलिए अब जो है देखते हैं अब इसका क्या फाइनल आउटकम है। नेक्स्ट न्यूज़ दोस्तों, स्वीटनर एस्पर्टेम सेफ विथ एडवाइस लिमिट्स WHO। देखिए, ये एक ऐसा न्यूज़ है जो कि कई टाइम से चलते आ रहा है। WHO ने बीच में गाइडलाइन इशू किया था कि भाई जो आप जो बोल रहे हैं स्वीटनर जो है एस्पर्टेम, ये हेल्थ के लिए ठीक है, मतलब आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं। WHO ने बोला ये सब बात गलत है, ये कार्सिनोजेनिक भी हो सकता है। इंडस्ट्रीज ने बोला भाई ये क्या चीज़ का ये कार्सिनोजेनिक, एक तो हम एडवाइस विद इन द लिमिट्स ले रहे हैं, ठीक है। सेकेंड चीज़, अगर आप ऐसा बोलोगे ठीक है हम ये स्वीटनर हटा देते हैं, तो इसके बदले क्या शुगर ऐड करें? अगर शुगर ऐड करेंगे तो क्या वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा? तो मतलब कुछ तो आप सेंस रख के बोलिए। इंडियन फसाई ने बोला कि भाई, इंडिया के जो फसाई उन्होंने बोला कि भाई ठीक है हम अपनी तरफ से इसको एनालाइज करेंगे, हालांकि उनका रिपोर्ट अभी तक आया नहीं है, और अपनी तरफ से एक लिमिट डिसाइड करेंगे कि सेफ है कि नहीं, हम WHO के रिपोर्ट पर नहीं जाएंगे। अब WHO बोल रहा है कि भाई ठीक है ये कार्सिनोजेनिक उतना तो नहीं है, बट हम इसको एडवाइजेबल लिमिट्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके पीछे पड़ गया कौन? इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर। उन्होंने अब इसको पूरा पकड़ लिया। उन्होंने बोला नहीं, अब जब तक हम रिसर्च नहीं कर लेते तब तक हम डिक्लेयर नहीं करेंगे कि कार्सिनोजेनिक है नहीं। तो काफ़ी एक टाइप का डिबेट हो गया एक बेवरेज मार्केट में। तो अब देखते इसका क्या आउटकम आता है, फिर वेदर अब ऑब्वियसली अगर ऐसा आया है तो पूरा अच्छे से रिसर्च होके ही अब मतलब इसका आउटकम आएगा। तो देखते इसका आउटकम क्या आता है। बट फिलहाल इंडस्ट्रीज वर्सेस जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, मैंने आपको उनका डिबेट समझा दिया है। दोस्तों, गवर्नमेंट टू इन्वेस्ट 13 बिलियन इन भारत नेट वैष्णव। देखिए, गवर्नमेंट जो है अभी काफ़ी हद तक प्रोएक्टिव हो गई है कि भैया हम अभी इंटरनेट डिवाइड को हटाएंगे, हम डिजिटल डिवाइड को हटाएंगे, हम इंटरनेट डिवाइड को हटाएंगे। अब इंटरनेट एक्सेस कुछ ही लोगों के पास है, आपको भी पता है ये चीज़। गवर्नमेंट ये चीज़ चाह रही है कि भाई हम पूरे इसको 6 लाख विलेजेस तक पूरा पहुंचाएं।
अब वो किसके अंडर लेके आ रही है? भारत नेट के अंडर लेके आ रही है कि भाई हम इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और ब्रॉडबैंड सर्विसेज हम पूरे 6 लाख विलेजेस तक पहुंचाएंगे। तो उसी में एक छोटा सा न्यूज़ है कि भाई गवर्नमेंट 13 बिलियन अमाउंट इन्वेस्ट कर रही है। मैं आपको बता दूं, ये 13 बिलियन इज इवन मोर दैन व्हाट वी आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन सेमीकंडक्टर्स। तो ये एक एनर्जी, मतलब मुझे लगा कि काफ़ी मतलब काफ़ी वियर्ड है कि हम सेमीकंडक्टर जो कि आने वाला टाइम में पूरा वो है, उतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं हम। मतलब मैं अच्छे साइड में वियर्ड बोल रहा हूँ, मतलब अच्छे उस पर बोल रहा हूँ कि भाई उतना इंपॉर्टेंस दे रहे हैं कि हम इंटरनेट डिवाइड को इंडिया में हटाएंगे।